व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे। और मित्रों मित्रों मित्रों, वेरी 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 एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। चलो दोस्तों, ध्यान देंगे फटाफट फटाफट, सारे के सारे लोग आ जाओ जल्दी से। और आज के लेक्चर के अंदर हमको क्या फिनिश करना है सर? आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों को यूनिट 2 ऑफ सोगा पूरा पूरा फिनिश ऑफ करते हुए चलना है। पूरा पूरा यूनिट 2 हम लोगों को समाप्त करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, सारे लोग आ जाएंगे फटाफट फटाफट, एकदम क्विकली, जल्दी 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 जल्दी, है ना। यस दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये हमारा स्पेशल 26 का अमेजिंग, यहाँ पे स्पेशल 26 का सर रिविजनरी सेशन चल रही है, जिसके अंदर हम लोग 26 सेशंस के अंदर पूरे पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को कवर करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब चैनल, दैट इज सीए इंद्रेश गांधी एंड अल्टीमेट सीए। मैं अगर बात करूं आपके साथ, ये क्लासेस रोज हमारी शाम में 5:30 बजे होती है। मैंने कंप्लीट प्लानर आपके साथ शेयर कर रखा हूं। मैं आपको इस क्लास के एंड में भी अपना प्लानर बता दूंगा। ठीक है सर, इसके अंदर हम कौन सी किताबों का प्रयोग करते हैं? हम लोग चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का प्रयोग करते हैं। अगर आप अल्टीमेट सीए के स्टूडेंट है तो ऑलरेडी आपको ये किताब मिलती है। और इसके अलावा नहीं तो आप इसको अलग से भी बाय कर सकते हैं IGSir.in से। बाय करने के लिए सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, दोनों में से आप किसी भी चीज को बुला सकते हैं। हार्ड कॉपी को आपको 7 से 10 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए। सॉफ्ट कॉपी का आपको तुरंत एक्सेस मिलता है। किसके ऊपर सर? हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का नाम अल्टीमेट सीए नहीं है, ऐप का नाम है सीए इंद्रेश गांधी, जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे रिविजनरी सेशन है, ये मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए सर एक नया टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बताया हूं आप लोगों के लिए, जहां पे जो भी रेलेवेंट लिंक्स होती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बेटा, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको मेरे इंस्टा आईडी के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर हम लोग स्पेशल 26 5.0 देख रहे हैं, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बिंदास देख सकते हो। वो भी आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए, यानी जितने भी अपकमिंग अटेम्प्ट है उसके लिए एब्सोल्युटली रेलेवेंट है, जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं आ जाता। और सीए फाउंडेशन लॉ का करिकुलम जो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज एक्ट और एलएलपी, ये दो एक्ट्स को छोड़ के बाकी एज सच अमेंडमेंट वाला कोई पोर्शन है ही नहीं बेटा। ठीक है ना, जिसके अंदर ये लोग चेंजेस करें। ठीक है, क्योंकि इतने पुराने पुराने एक्ट है, 1872, 1881, 1930, भैया आजादी के पहले के ही एक्ट है। तो एज सच अमेंडमेंट आने के बहुत कम चांसेस है, और अगर आया भी तो एक दो जगह कंपनीज में आएगा। पर एज ऑफ नाउ जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 22 मार्च 2025 को, अभी तक कोई अमेंडमेंट सच नहीं आया है। ठीक है ना। ओके चलो, लेट्स गो दोस्तों। अब मैं अगर चर्चा करूं आपके साथ, तो एक बात का ध्यान देना, सारे लोग फोकस करना। देखिए सर, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। किसके बारे में बोलो? कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। सबसे पहला स्टिपुलेशन एज टू टाइम के बारे में बात करेंगे, मतलब समय को लेके कंडीशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन, या कोई मतलब कंडीशंस को बोला जाता है स्टिपुलेशन। ठीक है ना, समय को लेके क्या कंडीशंस है। तो देखो, time for the payment of price unless stipulated is not deemed to be a essence of contract of sale। इनका कहना है कि एक बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, ऐसा एक कंडीशन हो सकती है। ये ऐसी डीम्ड कंडीशन होती है कि मैंने अगर आपको कोई माल बेचा हूं तो मेरे को समय पर उसको डिलीवर करना ही चाहिए आपको, है ना। पर जरूरी नहीं है कि उसका जो प्राइस है वो मुझे आप एकदम समय पर दो, या विद इन टाइम लिमिट जो मैंने सेट किया उसके अंदर आप मुझे पैसा दो। कभी भी पेमेंट ऑफ प्राइस को लेके कोई कंडीशन नहीं होती है, पर गुड्स के डिलीवरी को लेके क्या कंडीशन होती है क्या? हाँ सर, वो कंडीशन होती है कि विदाउट एनी डिले। क्या कहा मैंने? बोलो, विदाउट एनी डिले वो होना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अगला सर, अगला बात करेंगे कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। सर ये कंडीशन एंड वारंटीज क्या कहता है? देखो, इसका कहना है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, मतलब जब मैं गुड्स को बेच रहा हूं बेटा। जैसे आप देखना, कभी आप अगर कपड़े के शॉप में गए ना बेटा, भाई वो कपड़े का दुकानदार क्या चढ़ाता है आपको, सर आप क्या दिखते हो, आपके पर्सनालिटी पे क्या शर्ट जच रही है, ऐसा लग रहा है ये शर्ट की फिटिंग आप ही के लिए हुई है सर, है ना।
मतलब खतरनाक। और सर ये कपड़े को फील करके देखो, कपड़े में गर्मी नहीं होंगी, या बहुत ठंडी है तो गर्मी होंगी कपड़े में, समझ रहे आप बात को? खतरनाक सर, मतलब ऐसा चढ़ाएंगे बेटा। वो प्रोडक्ट को लेके इतने सारे स्टेटमेंट्स करते हैं, इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, सिर्फ एक व्यू से, कि सामने वाला कस्टमर क्या हो जाए बेटा, सामने वाला कस्टमर रेडी हो जाए गुड्स को खरीदने के लिए। समझ रहे आप बात को? तो इनका क्या कहना है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो सेलर होता है ना बेटा, वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स करता है, वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन करता है, सिर्फ एक व्यू अपने माइंड में रख के, कि वो सामने वाले व्यक्ति को कहता है कि भाई तू बस गुड्स को खरीद ले। क्या कर ले बोलो जल्दी से, भाई तू बस यहाँ पे क्या कर ले, गुड्स को खरीद ले। समझ रहे हैं क्या आप बात को? यस सर, ओके। अब सर सवाल बनता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जनरली क्वालिटी को लेके या बायर के पर्पस के लिए फिट हो जाए गुड्स, उसको लेके जनरली ये सारी चीजें की जाती है। समझे क्या? जितने भी ये रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं ना, ये पूरे रिप्रेजेंटेशन किसको लेके होते हैं? ये पूरे रिप्रेजेंटेशन होते हैं एक ही चीज को लेके, कि सामने वाला व्यक्ति गुड्स को बाय कर ले, या बायर का जो पर्पस है उस पर्पस के लिए गुड्स क्या हो जाए बेटा, फिट हो जाए। क्या हो जाए बोलो जल्दी से, फिट हो जाए। समझे आप बात को? ओके। अब जो रिप्रेजेंटेशन दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और ये अफेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसको स्टिपुलेशन बोला जाता है। मतलब क्या? ऐसे रिप्रेजेंटेशन बेटा, समझना बात को, ऐसे रिप्रेजेंटेशन जिसके कारण, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं फोन खरीदने गया, और इस फोन के मैंने बहुत सारे फीचर्स आपको बताया, और इन फीचर्स के कारण आपकी इच्छा हो रही है कि मैं यार एक काम करता हूं, मैं इसी फोन को करता हूं, खरीदता हूं कंपेयर टू दिस फोन। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसके कारण आप इस फोन को खरीदने के लिए रेडी हो गए। ये सारे रिप्रेजेंटेशन को स्टिपुलेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बोलो जल्दी से मुझे? स्टिपुलेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बोलो जल्दी से बच्चों? स्टिपुलेशन का नाम देते हैं। समझे क्या आप बात को? यस, ओके। अब द मोर सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन कंटेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसका मतलब क्या होता है? द मोर सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन कंटेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नोन एज कंडीशन, और जो लेस सिग्निफिकेंट होते हैं उसे वारंटी कहते हैं। अब देखो, कंडीशन का मतलब ये लोग समझा रहे हैं। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। कंडीशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, है ना, जो क्या है देखो ना, जो असेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओ, जो असेंशियल है टू द मेन पर्पस। देखो, मैंने आपको बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन किए, पर मैंने आपको कहा कि अगर इस फोन के कैमरा से आपने फोन खींचा ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये फोन का कैमरा, इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी, इफ यू आर नॉट देन वी विल मेक यू ब्यूटीफुल। मैंने ये स्टेटमेंट दिया, है ना, समझना आप बात को। मैंने इस तो आप बोले कि भाई साहब ये कैमरा है इस फोन में, इसलिए मेरे को फोन खरीदना है। मतलब ऐसी कोई चीज जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया और वो आपको आकर्षित कर जाए फोन को खरीदने के लिए, उस चीज को बोला जाता है क्या सर? उस चीज को बोला जाता है कंडीशन। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से मुझे? उसे कहा जाता है कंडीशन। क्या बोला जाता है बोलो? कंडीशन उसे कहा जाता है। समझे क्या? तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता, सुनो ना बात को, कंडीशन का मतलब होता है, कंडीशन का ये मतलब होता है जो असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसके ब्रीथ से, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल फोटो खींचा और बहुत ही भंकस निकला, मतलब एक्चुअल फोटो खींचने में आ गई और वही कैमरा ने दिखा दिया, तो इस सिचुएशन के अंदर आप बोलोगे मुझे तो ब्यूटीफुल किया ही नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझे आप बात को? इसका मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो बोलो? आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो जल्दी से मुझे? सर आप यहाँ पे बोलिए ना, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो। मतलब सर कोई ऐसी कंडीशन जिसके, मतलब बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सर, वो रिप्रेजेंटेशन जिससे आकर्षित होके मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता हूं आपके साथ, अगर वो रिप्रेजेंटेशन कल चल के फुलफिल नहीं हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं बच्चों। क्या कर सकता हूं बोलो? मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं। समझे क्या? जैसे मैं एसी लेने गया, अलग अलग एसी थे, हिताची का एसी था, ओ जनरल का एसी था, और कैरियर का एसी था, सैमसंग का एसी था, ऐसा बहुत सारा। अब वो आया और कहता है कि ये वाला जो एसी है ना हिताची का, इतने वाहियात एसी रहते हैं हिताची के, ये एसी जो है ना हिताची का, ये एकदम ठंडा करता है और एकदम लो पावर कंजम्पशन है बेटा। मैंने वो एसी आके लगा दिया, मस्त गर्म कर रहा है बेटा, वो नागपुर में और गर्म, बाहर का टेम्परेचर 36, अंदर का टेम्परेचर 40, है ना, एकदम खतरनाक। तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि जो तुमने मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया था,
जिसके आधार पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो फेल हो गया, और वो अगर फेल हो गया तो मैं कहूंगा आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूंगा सर, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा। बोलो जल्दी से बच्चों, मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूंगा बच्चों, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो ऐसे कंडीशन थे, वो ऐसे कंडीशन थे बेटा जिसके आधार पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। पर वारंटी का वो मतलब नहीं होता है। देखो मैंने 10 रिप्रेजेंटेशन किया, आपने एक के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, तो जो बाकी 9 रिप्रेजेंटेशन है ना वो सारे के सारे वारंटी के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं बोलो जल्दी से, वारंटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना, आओ चलो। सर आपने डॉली की चाय पी है क्या नागपुर में? बनाने वाला भी छपरी और पीने वाले भी। खैर आइए, आओ देखो मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको जवाब मिल गया होगा कि मैंने नहीं पिया। ठीक है आइए, तो मैं क्या कह रहा हूं सुनो। सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, रिप्यूडिएट का मतलब वाह राजा वाह, रिप्यूडिएट का मतलब होता है बेटा कैंसल। क्या होता है बोलो जल्दी से, कैंसल, कैंसल पोपटलाल, ठीक है कैंसल ऐसा। ठीक है आइए अगला नेक्स्ट। अब सर वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन होता है जो कोलैटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बोलो जल्दी से, जो कोलैटरल मतलब ये मेन पर्पस को हिट नहीं करता बेटा, ये उसके अलावा कुछ अदर पर्पसेस को हिट करता है, जिसके ब्रीच के कारण आप केवल और केवल डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो, आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो, बट आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो या रेप्यूडिएट कर सकते हो क्या बच्चों? नहीं सर नहीं कर सकते हो। वेदर अ स्टिपुलेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशन है या वारंटी है, ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर ये जो स्टिपुलेशन है ये मेन कंडीशन भी हो सकती है या ये वारंटी भी हो सकती है जो अपन ने ऊपर देखा। तो सर मुझे बताइए एक स्टिपुलेशन या रिप्रेजेंटेशन कंडीशन कब बनती है, जब वो मेन पर्पस टू द कॉन्ट्रैक्ट में आती है। एक स्टिपुलेशन जो है बेटा वो वारंटी कब बनती है, जब वो मेन पर्पस में आती है क्या? नहीं इसको। अच्छा मुझे बताइए किसको ब्रीच करने से कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो? कंडीशन। किसको ब्रीच करने से डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो? वारंटी। किसको बोलो जल्दी से, वारंटी। समझे क्या बात को? बोलिए ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? यस चले आगे बढ़े क्या, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन एवरीवन, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला। सर देखो किसी यहाँ पे कह रहा है कि कौन बोल रहा है बताइए जल्दी से, ये तुषार वसानी। बेटा अब क्या नहीं चल रहा, अब किसकी क्लास नहीं चल रही है आपके ऊपर? चलो चलो, बिल गेट्स कहना चाहते हो आई थिंक सो आप, सागर गुप्ता मेरे हिसाब से। डोनाल्ड ट्रम्प आपने गलती से लिख दिया। बेटा देखो किसी के पास जाने में और किसी को अपने पास बुलाने में अंतर होता है। समझे क्या आप बात को? समझो, मैंने जो स्टेटमेंट का फिर से उसको लूप में सुनो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए ध्यान दो, सुनो दोस्तों, मैं अगर बात में करूं आपके साथ, सारे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो क्या है सर? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि सर कौन सी चीजें होती है इंप्लाइड कंडीशंस के अंदर। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, बोलो कौन सी चीजें होती है इंप्लाइड कंडीशंस के अंदर, फिर इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें होती है जो इंप्लाइड वारंटी है, और कब वारंटी को हम लोग क्या मानेंगे, कंडीशन मानेंगे। ठीक है ना, तो ये सबसे आखिरी में कवर करूंगा। पहले मैं इंप्लाइड कंडीशंस को कवर करता हूं, फिर इंप्लाइड वारंटी को करता हूं, एंड देन फिर उसके बाद आके ये टॉपिक को फिनिश करेंगे। चलो इंप्लाइड कंडीशन, सबसे पहली बात, ये इंप्लाइड कंडीशन का मतलब क्या होता है? सर इंप्लाइड कंडीशन का ये होता है, सारे लोग ध्यान दीजिए, सर इंप्लाइड कंडीशन का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज मेंट बाय इंप्लाइड कंडीशन? तो इंप्लाइड कंडीशन का अर्थ क्या होता है सर, बताइए ना। तो देखो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीजें इंप्लाइड की जाती है, मतलब ये चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें, ये बेसिक चीजें अगर मिसिंग है ना, तो आप या मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो? ये बेसिक चीजें अगर मिसिंग है ना, तो आप या मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ना, यस। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ, सबसे पहली चीज है कंडीशन एज टू टाइटल। किसके बारे में बात करूंगा बोलो? कंडीशन एज टू टाइटल। सर कंडीशन एज टू टाइटल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मैं कोई माल आपको बेच रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये फोन आपको बेच रहा हूं बेटा, किसका? पाइनएप्पल का फोन ये मैं आपको बेच रहा हूं, तो ये पाइनएप्पल के फोन का अधिकार, ये पाइनएप्पल के फोन का जो राइट है ना, ये मेरे पास होना चाहिए। अगर ये पाइनएप्पल के फोन का राइट मेरे पास नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता हूं क्या? नहीं। मान लो मैंने आपको फिर भी गुड्स बेच दिया, अब इसका अगर कोई ट्रू ओनर है, मान लो पीपी सर इसके ट्रू ओनर है, और पीपी सर आ जाते हैं बेटा ये फोन मांगने के लिए, तो इस सिचुएशन के अंदर जरा मुझे एक बात बताइए, आपको उनको
फोन देना पड़ेगा और आप ये पैसों को किससे रिकवर कर पाएंगे, मुझसे रिकवर कर पाएंगे। ये कहता है कंडीशन इज टू टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, कि मेरे पास ओनरशिप होनी चाहिए तभी मैं आपको गुड्स को सेल कर सकता हूं। देखो, द कंडीशन इंप्लाइड इज दैट सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास। सेलर जो होता है ना, उसके पास पावर, राइट होना चाहिए कि मैं गुड्स को बेच पाऊं। इफ सेलर टाइटल्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर सेलर का टाइटल ऐसा होता है कि जो डिफेक्टिव नजर आ रहा है, तो बायर ने मस्ट रिटर्न करना चाहिए गुड्स को। क्या कहा मैंने, बोलो। बायर ने मस्ट रिटर्न करना चाहिए बेटा, किसको, गुड्स को या ट्रू ओनर को, और रिकवर करना चाहिए प्राइस फ्रॉम दी सेलर। अब मैंने आपको बता दिया कि पीपी सर आपको गुड्स लेके गए तो आपको उनको फोन देना पड़ेगा और मुझसे पैसा लेना पड़ेगा। क्या, हाँ सर मुझसे पैसा लेना पड़ेगा, समझ गए क्या। अगला, अब मैं अगर बात करूं सेल बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में, सर ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, सर बताइए। सर सेल बाय डिस्क्रिप्शन की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो सेकंड पॉइंट सुनना। सर अगर मैंने आपको कोई गुड्स को किसी डिस्क्रिप्शन के आधार पर बेचा है, तो गुड्स के अंदर वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे क्या, मैंने आपको टी शर्ट बेचा, मैंने कहा ये 100% प्योर कॉटन की बड़ी है, तो उसके अंदर मैंने सिंथेटिक कोई दूसरा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए क्या, नहीं। 100% कॉटन मतलब कॉटन। मैं आपको बोल रहा हूं ये जो मिठाई है ना, इसके अंदर 0 शुगर कंटेंट है, ये डेट से या ये जैगरी से, जैगरी का मतलब होता है गुड़, उससे बनाई गई है। तो एक बात ध्यान रखना, मिठाई ये डिस्क्रिप्शन की मिठाई हो गई। फ्रेश मिठाइया, ये भी एक डिस्क्रिप्शन हो गया, समझ गए क्या आप बात को, है ना। वुलन क्लोथ्स, ये भी एक डिस्क्रिप्शन हो गया, जो वुल से बने हुए क्लोथ से, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। यस, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। मैं अगर कहूं आपके साथ, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, सर मैं ये कहूं आपके साथ कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। सर अगर मैं गुड्स को बेचता हूं किसी डिस्क्रिप्शन के आधार पर, तो इंप्लाइड कंडीशन क्या कहता है, इंप्लाइड कंडीशन ये कहता है कि वो जो गुड्स है ना, वो डिस्क्रिप्शन को करस्पॉन्ड करने चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए। क्या करने चाहिए बोलो, जैसे मैंने कॉटन का एग्जांपल दिया, समझे। अब बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है सर, कब बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, जब वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के नहीं हो। क्या नहीं हो बोलो जल्दी से, जब वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के नहीं हो। इसका मतलब है जैसे इजिप्टियन कॉटन हो गया, जावा शुगर हो गया, या कुछ जूट बैग्स हो गई, ये सारी चीजें इसी पॉइंट के अंदर आते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, ठीक है ना। चलो सर, सर पढ़ाई तो बहुत ही सीरियस ले रहे हैं आजकल, मजाक वगैरह भी नहीं करते। पढ़ाई को तो सीरियसली लेना पड़ता है ना, नहीं तो आईसीआई मजाक में लेता है बेटा, और मजाक मजाक में हर 4-4 महीने में बुलाते रहता है अपने को, है ना। तो पढ़ाई करते हो एकदम इज्जत से पढ़ाई करने का बेटा, है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं रिविजन लेक्चर, आप सोच के देखो, रेगुलर भी नहीं, रिविजन लेक्चर कर रहे हैं, है ना, तो इसके अंदर सीरियस रहना बहुत बेसिक चीज है ना। आइए चलो आओ, तीसरा, जो सीरियस होता है वही पास होता है बेटा, उन्हीं का रिजल्ट भी दिखता है फिर, है ना, बाकी लोग नहीं तो वही 3-3 महीने 3-3 महीने 3-3 महीने का लूप चलते रहता है फिर, ठीक है। आओ चलो, आओ ध्यान दो दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अब फोकस करना। अब मैं बात करूंगा सेल बाय सैंपल के बारे में। किसके बारे में बोलो, सेल बाय सैंपल के बारे में। सर ये सेल बाय सैंपल क्या कहता है बताओ ना, सेल बाय सैंपल का अर्थ क्या होता है। देखो देखो देखो, मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे आर्यन के बारे में। किसके बारे में बोलो, आर्यन के बारे में। आर्यन की मम्मी आर्यन से कहती है जा बेटा मार्केट से क्या लेके आ, मार्केट से चावल लेके आ। आर्यन जाता है मार्केट में, ये है बेटा कौन, ये है एसके, मतलब शॉपकीपर, ठीक है। यस, तो ये शॉपकीपर है। आर्यन जाता है शॉपकीपर के पास, कहता है मुझे चावल दे दो। क्या दे दो बोलो ना, मुझे चावल दे दो। क्या चाहिए बोलो, चावल दे दो, ठीक है, ओके। अब शॉपकीपर का कहना है ये एक बोरी है, ये दूसरी बोरी है, ये तीसरी बोरी है। ये जो पहली बोरी है ये है बासमती राइस, ये जो दूसरी बोरी है ये है काली मूछ राइस, और ये जो है बेटा ये कोई और होगा, मान लो यार कोई भी यार रखो ना नाम, है ना, ये कोई और एक्स्ट्रा है, मान लो ए, ए ऐसा कुछ तो भी नाम है इसका, ठीक है, ओके। अब देखो समझना बात को, जो मैं कह रहा हूं आपके साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सर मान लो आर्यन जाता है, आर्यन बासमती राइस को उठा के चेक करता है, कहता है ओ, रख देता है। फिर जाता है काली मूछ के पास, ऐसा ओपन करता है, रख देता है उसको उठा के। और फिर ए के पास जाता है, ए क्वालिटी वाले है जो ए कंपनी के, उसके पास, और देखता है और रख देता है। अब आर्यन जो है ना, उसको ये जो बासमती राइस है ये सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, और वो कहता है दुकानदार से कि मुझे 10 किलो बासमती राइस दे दो। अब आप समझो,
यहाँ पे क्या हुआ, सेल बाय सैंपल हुआ। क्या हुआ बोलो, सेल बाय सैंपल हुआ। अब इसके अंदर इंप्लाइड कंडीशन क्या होंगी, अगर आर्यन ने पैसा दिया है और मैं उससे क्या खरीद रहा हूं, मैं उससे चावल खरीद रहा हूं, तो लॉ क्या कहता है कि जो चावल है ना वो मैच होना चाहिए, करस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल इन क्वालिटी से। मतलब क्या, जो बोरी में रखा चावल है और जो इसका चावल है जो आर्यन को दिया वो सेम होना चाहिए। दूसरा, आर्यन के पास मौका, मतलब क्या, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए बल्क को सैंपल के साथ कंपेयर करने की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्यन है ना वो एक बार देख पाना चाहिए कि मुझे जो चावल दिया और बोरी में जो चावल है वो दोनों सेम सेम है क्या। और तीसरा, गुड्स के अंदर कोई भी ऐसे डिफेक्ट नहीं होने चाहिए जो उसको अनमर्चेंटेबल बना दे। जैसे मान लो चावल के अंदर बहुत कीड़े हो रखे थे बेटा, अब आप सोच के देखो, ऐसा मंचूरियन राइस बन रहा है, आर्यन को लग रहा है कि अरे वाह इसके साथ तो राई पहले से आई है करके, है ना, जबकि वो क्या है, खैर जान देते रहने देते। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर गुड्स के अंदर कोई भी हिडन डिफेक्ट नहीं होने चाहिए या कोई भी ऐसे छुपे हुए डिफेक्ट भी नहीं होने चाहिए। मान लो दाना है पर दाना खोखला है करके, समझ रहे हैं बात को, या कटा हुआ दाना है करके, ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए सर जो उसको अनमर्चेंटेबल बनाता है। सर अब सवाल क्या बनता है, जरा मुझे एक बात बताइए। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि सर ये कंडीशन एप्लीकेबल कब होंगी, तभी होंगी बेटा जब कोई ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से चीजें नहीं दिख रही हो। ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे चावल रखे, मैं चावल को देख रहा हूँ, मुझे गलतियां सामने सामने दिख रही है तो आर्यन ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देना चाहिए। पर छुपी हुई गलतियां है तब आर्यन रिजेक्ट कर सकता है। पर ऐसी गलती जो दिख रही थी फिर भी आर्यन वही क्वालिटी के राइस रहता है, तो उसके अंदर बेटा दुकानदार की क्या गलती हो सकता है, दुकानदार को लग रहा हो कि आप चाइना से बिलोंग करते हो, चावल के साथ कीड़े फ्री, समझ रहे हैं आप बात को, आपको मजा आ रहा हो करके, है ना, समझिए। अब चाइना वाले कुछ भी खाते हैं भाई, जो मन में जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर दो सब खाते बेटा, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, है ना। उधर अलग मार्केट है, कीड़े मकोड़े से लेके सब सांप भी खाते, बताओ क्या लोग है रे, है ना, मतलब बताओ, मतलब पूरी दुनिया डरती जिनसे वो इनको खा रहे, क्या बताएंगे अब, है ना। चलिए आइए अब अगला। अब इफ डिफेक्ट्स आर लेटेंट, मतलब छुपे हुए, ठीक है ना, आओ, देन द बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए क्या, जो बायर है ना बेटा वो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। दिस सिंपली मीन्स दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट और हिडन डिफेक्ट, समझ रहे आप बात को, और हिडन डिफेक्ट करके ऐसा ये यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब गुड्स के अंदर कोई भी हिडन डिफेक्ट होना चाहिए क्या, नहीं सर नहीं होना चाहिए, समझे क्या आप बात को। बोलो बोलो बोलो। सर मुझे जरा एक बात बताइए, मैंने चावल लिया उसमें फॉल्ट था, मुझे दिख रहा था, फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया, मैं जिम्मेदार। मैंने चावल लिया उसके अंदर हिडन डिफेक्ट है, मुझे नहीं पता था, मुझे घर पे जाके पता चला, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं, यानी कि शॉपकीपर से वापस पैसे मांग सकता हूं क्या, यस, क्योंकि अपना टॉपिक क्या चल रहा है, इंप्लाइड कंडीशन। इंप्लाइड कंडीशन यही कहता है कि अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेट अवे क्या कर देना, अवॉइड कर देना बच्चों, क्या कर देना, बोलो जल्दी से, अवॉइड कर देना, समझे आप बात को। चलिए अगला फोर्थ, सर फोर्थ पॉइंट को देखेंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। किसके बारे में बात करता है बोलो, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के बारे में। सर ये सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन क्या कहता है समझना, देखो सर काली मूंछ के चावल के अंदर ही, काली मूंछ एक ब्रांड है, समझना बात को, है ना, जैसे बासमती एक ब्रांड है बेटा, तो बासमती क्या हो गया, बासमती राइस एक डिस्क्रिप्शन हो गया, क्या हो गया बोलो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके अंदर ए क्वालिटी के राइस है, बी क्वालिटी के राइस है, सी क्वालिटी के राइस है। अब आर्यन क्या करता है, बासमती इस डिस्क्रिप्शन के बी क्वालिटी के राइस खरीदता है, तो सीधी सी बात है जो भी आर्यन को यहाँ पे मिलेंगे राइस वो क्या होने चाहिए, बी क्वालिटी के बासमती राइस होने चाहिए। मतलब अगर गुड्स को सैंपल और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बेचा गया है तो नॉर्मल सी कंडीशन या इंप्लाइड सी कंडीशन ये कहती है बेटा कि जो गुड्स है वो करस्पॉन्ड कर जाने चाहिए सैंपल से भी डिस्क्रिप्शन से भी। किससे किससे बोलो, सैंपल से भी डिस्क्रिप्शन से भी। तो इस केस के अंदर अगर गुड्स टैली नहीं करते हैं, क्या कहा मैंने बोलो, अगर गुड्स आपस में टैली नहीं करते हैं तो अगेन मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रेप्यूडिएट कर सकते हो। मतलब आर्यन क्या बोलेगा, मुझे बी क्वालिटी के राइस दिया बट काली मूंछ के दिया मैं अवॉइड कर दूंगा, मुझे बासमती दिया बट सी क्वालिटी या ए क्वालिटी के दिया मैं अवॉइड कर दूंगा। समझे क्या आप बात को, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। एवरीथिंग क्लियर, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना, यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, क्या आपको ये पूरी चीजें समझ में आ रही है क्या, फटाफट फटाफट एकदम जल्दी जल्दी, है ना, यस। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या,
चलो सर आइए ध्यान दीजिए सर, 2, 3 एंड 4 पॉइंट सेम है। कैसे सेम है बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं, 2, 3, 4 कैसे सेम है? ये डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है। जैसे मिठाई ताजी होनी चाहिए, आपने मिठाई को खाया और फिर सिलेक्ट किया, सेल बाय सैंपल बन गया। आपने पूछा कि मिठाई जो है वो फ्रेश है क्या, और फ्रेश होने के बाद आपने चेक भी किया और उसके बाद जो आपको दिया गया वो भलता ही था, तो इसे सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। कहीं पे एक आ रहा है, कहीं पे दूसरा आ रहा है, कहीं पे 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो अलग अलग ही हुए ना। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में कई सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर ऑलरेडी। ठीक है, आ जाओ। ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट है बेटा, सैंपल वाला, डिस्क्रिप्शन वाला और ये वाला, ये सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछती है। अभी जो पढ़ाऊंगा ये तो हर दूसरे क्वेश्चन में पता जाता है। अगर यूनिट 2 के ऊपर सवाल पूछा ना, तो ये क्वेश्चन में आपको दिखने ही मिलेगा। वो क्या है, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। किसके बारे में बोलो जल्दी से, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सुनिए अच्छे से ध्यान देना। सर मुझे है ना, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को, मैं बेटा मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे ना शूज खरीदना है। और शूज किसके लिए खरीदना है मुझे, स्पेशली बास्केटबॉल खेलने के लिए मुझे शूज खरीदना है। ठीक है ना, यस। मैं जाता हूँ दुकानदार को, जूते की दुकान है, मैं जाता हूँ वहां पे, मैं कहता हूँ मुझे शूज खरीदना है बास्केटबॉल खरीदने के लिए। उसने कहा अच्छा आपको बास्केटबॉल के लिए शूज चाहिए, वो मुझे शूज दे देता है बेटा। मैं पहनता हूं, मैं खेलने जाता हूं, इतने हैवी शूज है कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूं बेटा, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं उसके ऊपर, मैं जंप नहीं कर पा रहा हूं। आप जरा मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने ये जूते मारे मांगे थे बेटा? नहीं। क्या आपको लगता नहीं मैंने उसी जूते से उस दुकानदार को मारना चाहिए? मतलब आप सोच के देखिए ना, मैंने मांगा क्या, उसने दिया क्या बेटा? मतलब ये होता है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। मतलब सर जब बायर ने कोई चीज मांगी है सेलर से, और बायर भरोसा कर रहा है सेलर के ऊपर कि भाई क्योंकि तू इस बिजनेस में डील करता है ना, तो मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूं, तू मुझे कोई अच्छी सी चीज दे दे, कोई बवाल सी चीज दे दे जिसको मैं यूज करके खुश हो जाऊं। पर वो सामने वाला व्यक्ति बेटा अच्छी चीज नहीं देता है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मुझे जैसे क्लासेस लेना है, यूट्यूब पे स्ट्रीम करना है, तो मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, जो स्ट्रीम भी कर सके, जो रिकॉर्ड भी कर सके लेक्चर्स को। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि यूट्यूब पे होगा नहीं तो ऐप पे होगा, दोनों जगह स्ट्रीम होना चाहिए। तो लैपटॉप पावरफुल होना चाहिए। मैं बेसिक अगर मान लो 30,000 वाला लैपटॉप खरीद लूं, जिसके अंदर एकदम बेसिक फीचर्स होते हैं, क्या वो मुझे सपोर्ट करने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं करने वाला है। वो लैग होगा, उसमें एरर आएगा, उसमें गड़बड़ होंगी सर। तो ऑब्वियस की बात है थोड़ा मजबूत पीसी चाहिए। पर ये कंडीशन मैंने सामने वाले को बताया, सामने वाला मुझे बेसिक लैपटॉप चिपका देता है, तो क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाऊंगा? हाँ सर। वो अगर मुझे अच्छा गेमिंग पीसी देता है, जिसको मैं एकदम ड्यूरेबिलिटी चेक करता हूँ, सब कुछ चेक करता हूँ, और वो मेरे इसके लिए फिट होता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ सर, वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या आप इस बात को समझे क्या? मुझे बताइए जल्दी से, मुझे क्या आप इस बात को समझे क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, है ना? यस। इंपल्स कह रहा है 3 वाला चाहिए, 3 का तो नहीं बेटा, 2 का होता है लेकिन, है ना? आओ चलो अब देखो, देयर इज नॉट एन implied कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस या यूसेज ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। However, देखो, condition as to reasonable fitness for a particular purpose may be implied कब? If the buyer has made known to the seller the purpose of his purchase। जब बायर ने सेलर को पर्पस बताया बेटा परचेज का, और उसके ऊपर रिलाय करके, स्किल एंड जजमेंट के ऊपर रिलाय करके सेलर ने सिलेक्ट किए गुड्स को, बेस्ट गुड्स को, और सेलर जिसमें ऑर्डिनरीली डील कर रहा है गुड्स के अंदर, सेलर का रोज का काम है इन गुड्स को बेचना। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए मोबाइल बेचता है और मैं उसको लैपटॉप खरीदने चले गया, उसको जानकारी होनी चाहिए उसके प्रोडक्ट की। मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेलर होना चाहिए क्या? यस सर, होना चाहिए। समझे क्या बात को? ओके, अगला नेक्स्ट, दिस implied condition will not apply if goods have been sold under trademark या पेटेंट नेम। लेकिन अगर मैं गुड्स को ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम पे खरीदता हूं तो ये अप्लाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या हुआ था, मैं गया था बेटा मैराथन लेने के लिए पटना में, और मेरे से ना सिक्योरिटी चेक इन पे मेरा जो ये अपना जो कॉर्ड होता है ना, लैपटॉप का जो कॉर्ड होता है, वो खो गया मेरे से। ठीक है, अब वो गिर गया, खो गया, निकल गया, आई डोंट नो, पर उसके बाद कभी मिला नहीं। तो इससे अब आप समझिए बात को, तो मैं जब, ऑब्वियसली बात है, अब आईपैड का प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये कनेक्ट होता है केवल और केवल एप्पल्स के चार्जर से। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है, चाहे सी टाइप का हो या कोई भी हो, तो अगर प्रॉपर चार्ज तो हो जाता है एक बार का दूसरे सी टाइप से, बट मेरे को अगर इसको कनेक्ट करना है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो ये इसी से कनेक्टेड है। आप समझ रहे हैं बात को, इसी के कॉर्ड से, पर मैं कोई दूसरा कॉर्ड लगाऊंगा ना, कनेक्ट नहीं करता है उसको। तो मैंने क्या किया समझना,
मैं गया स्टोर पे, मैंने कहा मुझे एप्पल का कॉर्ड चाहिए, मुझे एप्पल का सी टाइप का चार्जर चाहिए या सी टू सी का केबल चाहिए। तो अब आप समझना, मैंने ये पेटेंट नेम से खरीदा, और ये जब मैं पेटेंट नेम से खरीदता हूं तो मैं दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता हूं। वो बात अलग है, मैं कंपनी से चीजों को क्लेम कर सकता हूं, पर मैं दुकानदार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। समझे क्या आप बात को? यस, अगला। This is an implied condition of the part of seller that goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which buyer wants them. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो गुड्स है ना वो रीजनेबली फिट होना चाहिए उस पर्पस के लिए जिसके लिए मैं चाहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति ये गुड्स को खरीदे, या मैं जिसके लिए गुड्स को खरीद रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स है ना, इसका मतलब है कि बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच गुड्स इज रिक्वायर्ड, और buyer should rely on the skill and judgment of the seller. The goods must be of description dealt in by the seller where he be the manufacturer or not. इसका मतलब सर ये है कि देखो तीन कंडीशन, पहला मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताना चाहिए, और मैंने बायर जो है उसने सेलर के स्किल पर भरोसा करना चाहिए, और तीसरा गुड्स एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, तब ये कंडीशन अट्रैक्ट होती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि एक जो बायर है उसने सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया और सेलर ने कुछ तो भी गड़बड़ कर दी है, कुछ तो भी ऐसी तैसी कर दी है बेटा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो समझ जाना ये वाला प्रोविजन लगने वाला है, यानी कि कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस लगने वाली है। ठीक है, ओके। अगला सर, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन का गुड्स होना चाहिए। मान लो मैंने टीवी खरीदा, मैंने फ्रिज खरीदा, बट वो फ्रिज पे ऐसा डेंट लगा हुआ है बेटा, ऐसा मुड़ा हुआ है फ्रिज, तो ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। मुझे बोल रहा है बेटा सेलर की सर आजकल वो कर्व वाले लैपटॉप आते, कर्व वाले पीसी आते, मेरे कर्व वाला फ्रिज है। मैंने कहा ये अपना डिस्क्रिप्शन अपने पास रख, ये मर्चेंटेबिलिटी में फिट नहीं बैठता। इसका मतलब क्या है? अब मर्चेंटेबिलिटी का सर बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको कोई गुड्स बेचूं और आप भी उसको बेच पाना चाहिए किसी और को। मान लो मैंने आपको फोन बेचा जिसकी स्क्रीन फटी हुई है, या मैंने आपको टच स्क्रीन का फोन बेचा बस टच काम नहीं करता, तो मैं कहूंगा ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सर ये मर्चेंटेबल हुआ क्या? ना मुन्ना ना, ये मर्चेंटेबल नहीं हुआ। तो दो रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एक तो गुड्स एक डिस्क्रिप्शन का हुआ, और सेलर जो ऑर्डिनरी डील कर रहा है। सीधी सी बात है यहाँ पे कि इसके अंदर हिडन डिफेक्ट होना चाहिए, तब मर्चेंटेबिलिटी रखता है। सर अगर ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से डिफेक्ट दिख जाए फिर भी मैं गुड्स को रख रहा हूं, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो रिफर्बिश्ड आती है, वो आपको बोल के बेचते हैं रिफर्बिश्ड है। रिफर्बिश्ड का मतलब क्या होता है? किसी ओरिजिनल पर्सन ने, मतलब जिसने बाय किया तो उसने उसको अवॉइड किया, फिर हमने उसके डिफेक्ट को ठीक किया और हम इसको दोबारा से बेच रहे हैं, उसको रिफर्बिश्ड बोला जाता है। तो रिफर्बिश्ड अगर आप खरीदोगे बेच के मतलब बोल के बेचाना, तो उस केस के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते हो। समझे आप बात को? अगला सर, कंडीशन हैज टू होलसमनेस। इसका होलसमनेस लगता है खाने पीने की चीजों के ऊपर। मैंने आपको मिठाई बेचा जो बासी है बेटा, मतलब ये एक इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच है जो हम लोग कहेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। देखो ये ईटेबल्स और प्रोविजन के ऊपर रखते हैं जिसके एडिशन में इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी आती है। देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड शैल बी होलसम। होलसम का मतलब होता है कंज्यूमेबल होने चाहिए, कि मैं गुड्स को अच्छे से कंज्यूम कर पाऊं, ऐसे होने चाहिए मेरे गुड्स। ये इसका अर्थ होता है होलसमनेस। क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? होलसमनेस इसे कहा जाता है। समझे क्या बात को? तो हम लोगों ने इंप्लाइड कंडीशन देखा जिसमें टाइटल आया, जिसमें डिस्क्रिप्शन आया, जिसमें सेल बाय सैंपल आया, जिसमें सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन आया, जिसमें क्वालिटी एंड फिटनेस आया, जिसमें मर्चेंटेबिलिटी आया और होलसमनेस आया। समझे आप बात को? ऐसे 7 पॉइंट्स आते, इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2nd एंड 3rd पॉइंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एज सच उतने सवाल नहीं पूछे जाते, पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते, बट उतने सवाल नहीं पूछे जाते। आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, एकदम क्लियर क्लियर, सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ू मैं। सर अपन ने क्या क्या देखा एक बार बता दूं। देखो अपन ने सबसे पहले देखा स्टिपुलेशंस क्या होता है। स्टिपुलेशन में दो चीजें होती है, कंडीशन, वारंटी। फिर मैंने आपको बताया कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये बातों को इंप्लाइड किया जाता है। मतलब आप और मैं अलग से डिसाइड करें वो तो छोड़ो, ये बातों को हम लोग नॉर्मली अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। मतलब इनमें से किसी का भी ब्रीच हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। गॉट इट? ओके, अगला चलो।
नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ इम्प्लाइड वारंटीज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो बच्चों? इम्प्लाइड वारंटीज से रिलेटेड। सर इम्प्लाइड वारंटी क्या कहता है? जैसे इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो, वैसे ये इम्प्लाइड वारंटीज होती है 1 2 3 4। ये कुछ इम्प्लाइड वारंटीज होती है जिसका ब्रीच होने से आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते बच्चों। जिसका ब्रीच होने से आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, जिसका ब्रीच होने से आप केवल और केवल डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। मतलब मेरा जो नुकसान हुआ ना, मैं उस नुकसान को क्लेम कर सकता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं क्या? नहीं सर, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। समझ गए क्या आप बात को? सारे लोग जल्दी से बताएंगे क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? यस। अब देखो क्या, सबसे पहला वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। पहला क्या है बेटा? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। जैसे देखो मेरे पास एक कार है, रेड कलर की कार। मैंने वो रेड कलर की कार आपको बेच दिया। आपको जब मैंने रेड कलर की कार बेचा तो आपके पास एक वारंटी आता है अनडिस्टर्ब पोजेशन का। मतलब क्या कि आप शांति से उस कार को एंजॉय कर पाए, ऐसा। पर कोई आके आपसे कहता है कि अरे ये तो चोरी की कार है, ये मेरी कार है, वो आपसे कार लेके जाता है, तो देखो डिफेक्ट ऑफ टाइटल कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन टाइटल के कारण आप कॉन्ट्रैक्ट को भी अवॉइड कर सकते हो। और वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन क्या कहता है कि आप मुझसे अलग से डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। मतलब मैंने 5 लाख की आपको कार बेचा, आपने उस कार पर 10,000 का खर्चा किया और 2,000 का पेट्रोल वगैरह डाला और कोई व्यक्ति उस कार को लेके गया, तो आप 5 लाख भी क्लेम कर पाओगे, 10,000 का खर्चा किया वो भी, 3,000 का पेट्रोल डाला वो भी। समझे क्या बात को? क्यों? क्योंकि आपका टाइटल भी, पहली बात तो कंडीशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हुआ, और दूसरा पोजीशन में अनडिस्टर्ब पोजीशन नहीं था, इसके कारण आप मुझसे डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। क्या क्लेम कर पाओगे बोलो जल्दी से? आप मुझसे डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। क्या क्लेम कर पाओगे बोलो बच्चों? डैमेजेस। देखो there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods। मतलब सामने वाले व्यक्ति के पास जब गुड्स जाए तो उसको क्वाइटली एंजॉय कर सके। That is to say, if the buyer having got the possession of goods is later on disturbed in the possession, he is entitled from the seller warranty। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने गुड्स को खरीदा है, क्या किया है बोलो? जिसने गुड्स को खरीदा है, अगर बाद में चल के क्या होता है, बाद में चल के अगर आप उसके पोजीशन को डिस्टर्ब करते हो, तो इस सिचुएशन के अंदर वो क्या कर पा सकता है बेटा? सर वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो क्लेम कर सकता है। समझे क्या बात को? बोलो बच्चों जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, है ना? यस सर। ओके चलो अब सेकेंड पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। क्या है बोलो जल्दी से? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। समझना बेटा बात को, यहां पे ध्यान देना। देखिए क्या होता है, सुनो। सर मान लो एक है कार, ठीक है ना? ओके, ये है बैंक और ये हूं मैं। अब आप समझना, मैंने जब ये कार खरीदा तो मैंने बैंक से लोन लिया था। क्या लिया था बोलो जल्दी से? मैंने बैंक से लोन लिया था, ठीक है ना? मतलब कार लोन लिया मैंने। क्या लिया बोलो? कार लोन। इसका मतलब क्या है कि इस कार के ऊपर चार्ज क्रिएट है किसका? बैंक का। मतलब बैंक क्या बोल रही है कि जब आईजी सर पूरा 100% लोन रीपे कर देंगे ना, क्या कर देंगे बोलो? पूरा 100% लोन रीपे आप कर दोगे ना, तब हम इस चार्ज को हटा देंगे, तब ये कार पूरी पूरी आपकी होंगी। अब मैं क्या करता हूं, बैंक लोन पूरा देने से पहले ही इस कार को बेटा बेच देता हूं किसी को। मान लो मैंने इस कार को आपको बेच दिया। क्या कर दिया? आपको बेच दिया। इसका मतलब क्या है? कार के ऊपर एनकम्बरेंसेस थे, समझना, इनकम, और उसके साथ मैंने बेच दिया। तो ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप मुझसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है सर, आपका अनडिस्टर्ब पोजीशन रहने वाला है क्या? नहीं। जैसे देखो, एन इंप्लाइड वारंटी इज दैट गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज।
गुड्स के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए या कोई एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए। एनकम्बरेंस मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, नॉट डिक्लेयर्ड या नोन टू द बायर बिफोर और एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंटर्ड इनटू। मतलब मैंने बिन बताए आपको कार बेच दिया तो गलत हो जाएगा, आप बोलोगे सर फ्रॉड किया, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड अलग करेंगे और क्योंकि कंडीशन और टाइटल ब्रीच हुआ और आप मुझसे पैसा अलग क्लेम करोगे क्या? हाँ सर, डैमेजेस का पैसा अलग क्लेम करोगे। तो आप कहोगे कि सर हमें ऐसे गुड्स बेचो जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप है, जिसके ऊपर थर्ड पार्टी का कोई भी राइट आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड के बारे में बात करेंगे। सर यहां पे एक इंप्लाइड कंडीशन होती है एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ ट्रेड कि सर सिंपल सी बात है, जिस पर्पस के लिए मैंने गुड्स खरीदा उस पर्पस के लिए गुड्स काम आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चार्जर खरीदा था बेटा, मैंने आपसे कहा मुझे ऐसा चार्जर दो कि मेरा जो फोन है उसके अंदर टाइप सी का ये है, तो आप मुझे क्या कर दो, मुझे वो चार्ज होना चाहिए। आपने मुझे चार्जर दिया बेटा, वो चार्जर भी जल गया और फोन की बैटरी भी खराब हो गई। तो इसके चलते मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया चार्जर तुम्हारा पकड़ो, चार्जर के पैसे दो और फोन को ठीक करके दो। ये हो गया वारंटी के अंदर, क्योंकि मेरा जो डैमेज हुआ है फोन वो ठीक करके देगा कौन? सामने वाला व्यक्ति। समझे क्या आप बात को? यस। आखिरी में आता है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ये कहता है कि अगर गुड्स में डेंजरस नेचर होता है तो आपने डिस्क्लोज करना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे बेटा कि जो भी जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं तो फर्टिलाइजर्स के वहां पे लिखा होता है पॉइजनस कंटेंट, या अगर आपने मिठाई के डब्बे देखे होंगे तो वहां पे लिखा होता है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस नॉट एट अ वेट प्लेस, ऐसा लिखा होता है। फिर आपको कई कई जगह दवाइयों के ऊपर लिखा भी होता है कि जब भी आप सील पैक ओपन करोगे दवाई का, कोई मान लो कोई जैसे आई ड्रॉप है, आप ओपन करोगे तो 1 महीने के अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए करके। आपने समझ रहे आप बात को? भले उसकी जो एक्सपायरी है वो 2028 में होंगी, पर जब भी आपने, अगर मैं मार्च में ओपन किया उसको तो अप्रैल तक मैंने यूज कर लेना चाहिए क्या? हाँ सर, कर लेना चाहिए। समझ रहे आप बात को? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो किसके ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो ऐसा उनका कहना है कि 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा अगर आपने बॉटल की सील ओपन कर दिए तो ये डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है कि गुड्स के अंदर अगर कोई डेंजरस नेचर है, कुछ हेजार्डियस नेचर है गुड्स का, कई जगह लिखा होता है ना हैंडल विथ केयर, क्रॉकरी इनसाइड ऐसा होता है, या मान लो ब्रेकेबल्स इनसाइड, कांच की चीजें होती है तो वो होता है डेंजरस नेचर। तो आपने डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं किया और मेरे से गलतियों से अगर वो फूट गया तो फिर भी मैं आपसे डैमेजेस को क्लेम करूंगा क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं। समझे क्या? ऐसा यहाँ पे बोला गया। चलो आओ सर ध्यान दो यहाँ पे क्या, देखो देखो देखो, where goods are of dangerous nature and the buyer is ignorant of the danger, seller must warn the buyer about the probable danger. If there is a breach of warranty, seller may be liable for the damages. अगर सर ये आपने ब्रीच कर दिया तो सेलर लायबल होगा किसके लिए सर? डैमेजेस के लिए। किसके लिए बोलो जल्दी से बच्चों? डैमेजेस के लिए। समझे क्या? अगला सर, अब अपना एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो कौन सा है? कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है सर, कब एक ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर लेंगे? मतलब क्या कि सर बायर के पास राइट था कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का, बट अब वो जो बायर का राइट है वो खत्म हो चुका है, या बायर का राइट कब वो ब्रीच ऑफ, मतलब कब वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के बजाय वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे डैमेजेस दे दो, मुझे चलता है। तो देखो सबसे पहला क्या, वॉलेंट्री वेवर बाय द बायर। बायर बोलता है कि ठीक है यार, अब जो गुड्स आए मेरे पास वो रहने दो, डिफेक्ट तो डिफेक्ट, एक काम करो पैसा कम कर दो। क्या कर दो? पैसा कम कर दो करके ऐसा बोल देगा। या बायर बोलता है कि मैं केवल और केवल डैमेजेस क्लेम करूंगा इंस्टेड ऑफ रिप्यूडिएशन। हियर यहाँ पे बायर जो है ना बेटा, वो कंडीशन को वेव नहीं किया है बट उसने डिसाइड किया है कि चलो मैं एज अ वारंटी इसको रखता हूं करके। ठीक है ओके। अगला, by where the fulfillment of any condition या warranty is excused by law या by the reason of impossibility otherwise। जैसे इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज है जो ब्रीच ऑफ कंडीशन या वारंटी हुई है ना, जो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, लॉ ने इसको एक्सक्यूज कर दिया है। क्या कर दिया बोलो? लॉ ने इसको एक्सक्यूज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टीवी को इंपोर्ट किया बाहर के देश से, उसमें 10 साल की वारंटी थी बेटा। अब इसके अब देखो क्या हुआ, मैंने
मान लो 2 साल में वो टीवी खराब हो जाता है, बट मैंने जो वो टीवी लाया था ना वो चोरी चोरी चुपके चुपके लाया था, मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटी को डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि मुझे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना था। अब लॉ इसको एक्सक्यूज कर देता है, लॉ कहता है अगर आप कुछ भी ऐसी चीज करोगे तो हम आपको वापस नहीं भेजने देंगे, इस बात का ध्यान रखना, आप इसकी वारंटी भी क्लेम नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आती है एक्सक्यूज बाय द लॉ, किसके अंदर आती है बोलो जल्दी से, जब लॉ ही बोल देता है कि अब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कर सकते, चुपचाप डैमेजेस क्लेम करो, उसी को वहीं पे ठीक कराओ कंपनी से, इंडिया के बाहर भेजने के लिए हमको जबरदस्ती डॉलर मत खर्चा करने लगाओ। सर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल होता है और बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने केक का ऑर्डर दिया, पाइनएप्पल केक है ना, और आपको आ गया चॉकलेट केक, अब ऊपर से क्रीम क्रीम लगी थी, पहले कुछ समझा नहीं, आपने काटा और एक स्लाइस खाया, तब आपको पता चला ये चॉकलेट केक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब आप बोलोगे क्या, यार ये बाकी केक बचा हुआ है वो तू रख ले, मुझे एक काम कर एक पेस्ट्री को उसके बीच में चिपका के किसी क्लाइंट को चिपका देना, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं बोल सकते, समझे, क्योंकि नॉन सेवरेबल होता है। सर नॉन सेवरेबल मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते, पर मैंने 10 पेस्ट्री को ऑर्डर दिया था पाइनएप्पल, उसमें से 10 चॉकलेट आ गई, एक को खा के पता चला कि चॉकलेट है, तो बाकी 9 को अलग वापस कर सकता हूं, हाँ, क्या उसके जगह नई पेस्ट्रीज ले सकता हूं, हाँ, पर जो एक मैंने ऑलरेडी टुकड़ा खा चुका हूं उसको वापस कर सकता हूं ना, क्योंकि वो नॉन सेवरेबल है। क्या है बोलो जल्दी से, वो नॉन सेवरेबल है। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बच्चों मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको एकदम इजी इजी ये बात समझ में आ गई क्या। ओके, अगला चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अगला मैं बात करूंगा केविएट एम्प्टर के बारे में। सर ये जो केविएट एम्प्टर है ये क्या कहता है कि अगर आप गुड्स को खरीदने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि गुड्स क्या वो आपके पर्पस के लिए सूट हो रहे हैं क्या। अगर गुड्स आपके पर्पस के लिए सूट होते हैं तो आप उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करो और आप उसको खरीदो। सर मान लो कल चल के गुड्स डिफेक्टिव पाए जाते हैं, तो इस केस के अंदर आप सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, लेट द बायर बीवेयर का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है बोलो जल्दी से, लेट द बायर बीवेयर, यानी कि जो व्यक्ति गुड्स को खरीदता है वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है गुड्स के अंदर अगर कुछ भी डिफेक्ट रहता है तो उसके लिए। ठीक है, देखो कैविएट एम्प्टर कहता है लेट द बायर बीवेयर वेयर सेलर डिस्प्लेस देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट, इट इज फॉर द बायर टू मेक द प्रॉपर सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ गुड्स। मतलब ये कहता है कि बायर के ऊपर है कि आप इसका प्रॉपर सिलेक्शन करो और आप इसका प्रॉपर चॉइस ऑफ गुड्स करो। अगर गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर गुड्स डिफेक्टिव टर्न आउट होती है तो ही कैन नॉट हेल्ड सेलर लायबल, तो आप सेलर को जिम्मेवार ठहरा सकते हो क्या, ना मुन्ना ना। सेलर इन नो वे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। सेलर जो है ना, जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बायर ने कुछ गलत चॉइस किया है, तो भैया बायर ने कोई गलत चॉइस किया है वो जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार नहीं हूंगा। अब सेलर जो है ना बेटा इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज डिफेक्ट। एक सेलर अगर मान लो इस गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है आपको इन डिफेक्ट्स के बारे में बताने की, आप आओ आप इसको देखो और सब कुछ चीजें आप देखेंगे क्या, यस सर, मेरी इन वे कोई भी यहाँ पे ये होने वाला है क्या, नहीं सर, मैं इसके लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस। अब देखो मतलब क्या, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर व्हिच इट इज बॉड। मतलब क्या कि बायर की जिम्मेवारी है कि वो जिस भी पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा है ना वो पर्पस उसको सेटिस्फाई हो रहा है क्या, उस चीज को देखना ये प्रॉपरली बायर की जिम्मेवारी है। अगर पाया गया कि गुड्स डिफेक्टिव है या उसके पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि बायर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सेलर को किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है क्या, नहीं सर, ठहरा नहीं सकता। मतलब जनरल लॉ क्या कहता है, जनरल लॉ कहता है कि बायर की जिम्मेवारी होगी कोई भी बैच सिलेक्शन के लिए या गुड्स के लिए जो वो खरीदता है। पर अभी मैं आपको इस डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा कि सर एक्सेप्शन के केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बोलो बच्चों, एक्सेप्शन के केस में सर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है कौन, सर सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबल है तो इसका एक्सेप्शन मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल, सेलर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है क्या, यस सर। ठीक है, आओ सर अब आके ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। ध्यान दीजिए, पहला सर एक्सेप्शन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या कहता है। सबसे पहला है बेटा फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज, ये अपन ने इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर पढ़ा था, ये वही वाला सेम है क्या, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर बायर सेलर को बताता है अपने पर्पस के बारे में
और सेलर जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस लाइन में डील करता है, तो ये सेलर की जिम्मेवारी है कि वो बायर का जो भी पर्पस है उसको फुलफिल करके दे। याद है मैंने अभी आपको बुट वाला एग्जांपल दिया हो, या मान लो मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया था, है ना, ये फिटनेस एस्ट्रोक्वालिटेन यूज में आता है। देखो, वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए गुड्स चाहिए, और वो उसके स्किल के ऊपर रिलाय करता है बेटा, है ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील करता है उसमें। तो इस सिचुएशन के अंदर सर क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्पस को फिट होना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा पहला एक्सेप्शन कहता है। मतलब इसमें कौन जिम्मेवार, सेलर जिम्मेवार। दूसरा, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। सर ये भी अपन ने इंप्लाइड कंडीशन में पढ़ा है कि सर गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के अंदर होने चाहिए, मतलब गुड्स के अंदर कोई भी हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो ऊपर से डिफेक्ट दिख रहा है और सेलर और बायर फिर भी खरीद रहा है तो बायर जिम्मेवार, पर अंदर लेटेंट डिफेक्ट है जो उसको अनमर्चेंटेबल बना रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो फोन है बेटा, इसकी बैटरी खराब है, इसकी बैटरी डेड हो चुकी है, तो मैं क्या और आप क्या, कोई कुछ नहीं कर सकते। तो बायर बोलेगा भाई रख ले तू फोन, तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, तू कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर। समझे क्या बात को। मतलब सर गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी वेयर गुड्स आर बॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या इन दैट डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन कि गुड्स क्या होने चाहिए सर, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। ये जो रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर है ये अप्लाई नहीं होगा इफ द डिफेक्ट्स व्हाट टू हैव नॉट बीन रिवील्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन। इसका अर्थ क्या है कि लेटेंट डिफेक्ट्स होंगे तो सेलर जिम्मेवार, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से अगर डिफेक्ट मिलेंगे तो बायर जिम्मेवार होगा क्या, हाँ सर बायर जिम्मेवार होगा। सेम पॉइंट है जो अपन ने वहां पे भी पढ़ा था। फिर देखो ये भी मैंने आपको बताया कि गुड्स परचेज अंडर पेटेंट या ब्रांड नेम। याद है आईफोन के C2C वाला केबल, अगर वो खराब निकलता है मैं दुकानदार को नहीं ठहरा सकता, पर मैं एप्पल कंपनी को ऊपर केस करके एप्पल कंपनी से रिप्लेसमेंट ले सकता हूं क्या, बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं सेलर से नहीं ले सकता, इस बात का ध्यान रखना। फिर सेल बाय सैंपल। सर अगर मान लो मैं सैंपल में कोई गुड्स को खरीदता हूं, समझना बात को, और वो जो आपने मुझे गुड्स दिया वो सैंपल से अलग होते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते लेट द बायर बीवेयर, ऐसा नहीं चलता भैया, सैंपल से गुड्स करस्पॉन्ड होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, अलग। फिर नेक्स्ट, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। आपने मुझे टी शर्ट बेचा 100% कॉटन बोल के, बट वो 100% कॉटन नहीं है सर, उसके अंदर सिंथेटिक मटेरियल यूज करके मिक्स किया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। सर अगर गुड्स को बेचा है सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के द्वारा, याद है आपको मिठाई फ्रेश भी है और मैंने टेस्ट करके मिठाई को खरीदा, और जब घर पे मिठाई आई तो भलती ही निकल गई, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को भी अवॉइड कर सकता हूं। आप लेट द बायर बीवेयर नहीं बोल सकते, मतलब कि जो गुड्स आया है वो सैंपल को और डिस्क्रिप्शन को दोनों को करस्पॉन्ड करना चाहिए। अगला, ट्रेड यूसेज। सर ट्रेड यूसेज क्या कहता है, ट्रेड यूसेज ये कहता है कि समझना, जो गुड्स का एक पर्टिकुलर पर्पस है, वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए सर गुड्स का इस्तेमाल होना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल, गुड्स उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉटल खरीदा तो सामने वाले पर्सन ने क्या कहा कि सर ये जो बॉटल है ना, इसके अंदर ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी गर्म रहता है। मैं जब बॉटल को इसको यूज कर रहा हूं तो ये पानी तो स्टोर हो रहा है इसके अंदर, पर इसके अंदर ठंडा पानी गर्म हो जा रहा है, गर्म पानी गर्म ही रह रहा है। तो मैं कहूंगा आपके साथ इसका ट्रेड यूसेज फेल हो गया और मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं, और यहां पर सेलर मुझे नहीं बोल सकता है लेट द बायर बीवेयर। समझे क्या, इसे ट्रेड यूसेज कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ट्रेड यूसेज। देयर इज ए इंप्लाइड वारंटी या कंडीशन दैट कि क्वालिटी और फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड और बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। इफ द सेलर डेविएट्स फ्रॉम दैट, अगर सेलर उससे भटकता है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला, सर सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। मतलब क्या, सेलर ने जानबूझ के चोट्टे बना किया बेटा, सेलर ने जानबूझ के छुपाया डिफेक्ट को, जानबूझ के फ्रॉड किया, तो उस केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि सर सेलर जिम्मेवार होने वाला है। जैसे देखो मान लो मैं आपको ये टेबल बेचता हूं, ठीक है ना, ये जो टेबल मैं आपको बेच रहा हूं इसका एक पाव टूटा हुआ है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, उस पाव को चिपका देता हूं, उसको प्रॉपरली, उसको एकदम बढ़िया से ऐसा चिपकाता हूं कि आपको दिखता ही नहीं है कि ये टूटा हुआ है। अब आपने टेबल खरीद लिया, आपको दिखा भी नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता लेट द बायर बीवेयर। भैया मैंने जानबूझ के डिफेक्ट को छुपाया या मैंने फ्रॉड किया, फ्रॉड किया का मतलब क्या होता है, मैंने जानबूझ के झूठ बोला। तो इस सिचुएशन के अंदर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एंड बायर रिलाइज ऑन दैट एंड सेलर एक्टिवली कंसील्स, जानबूझ के झूठ बोला, सम डिफेक्ट इन गुड्स
कि वो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से डिस्कवर नहीं किए जा सकते, तो रूल ऑफ कैविट एम्प्टर लगने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं लगने वाला है। इस केस के अंदर सर बायर है ना, उसके पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करके डैमेजेस को क्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। समझ गए क्या बात को? बोलो 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 फटाफट जल्दी से। तो सर ये हुआ अपना यूनिट नंबर 2 पूरा पूरा फिनिश। मेरे हिसाब से ये 55 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर यूनिट 2 कंप्लीट होना चाहिए अपना। कितना भी लगे तो अपन ने आज बहुत आराम आराम से लेट लेट के रिवीजन किया, बिल्कुल ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ने कंडीशन एज टू टाइम पढ़ा, फिर डिलीवरी का स्टिपुलेशन पढ़ा, फिर अपन ने कंडीशन एंड वारंटी पढ़ा, फिर कब अपन ने इंप्लाइड कंडीशंस के बारे में पढ़ा, इंप्लाइड वारंटीज के बारे में पढ़ा, फिर कब कंडीशन वारंटी ट्रीट होती है वो पढ़ा, फिर कैविट एम्प्टर पढ़े और कैविट एम्प्टर के एक्सेप्शंस पढ़े। समझ गए क्या बात को? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हो क्या? है ना? यस, चलिए बहुत बढ़िया। सर कंडीशन एज टू क्वालिटी और वारंटी एज टू क्वालिटी दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होता है, एक में डैमेजेस क्लेम होते हैं। तो आप ऐसा समझो, अगर उसका ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉइड होगा और डैमेजेस भी क्लेम करूंगा। समझे क्या आप बात को? हाँ, मोर देन इनफ है कोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गॉट गॉट इट एवरीवन? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? है ना? यस, चलेगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर हो गया। यस, अब देखो, अब आज का आपका क्या होमवर्क रहने वाला है बेटा? आपको जाना है किसके ऊपर? सबसे पहले आप जाएंगे IGSir.in के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? IGSir.in के ऊपर। फिर इसके ऊपर जाने के बाद आपको फ्री रिसोर्सेस के टैब में जाना है। फिर आप जाएंगे यहाँ पे, फिर आप आ जाएंगे CA फाउंडेशन के अंदर, ठीक है ना? 1 मिनट, CA फाउंडेशन के अंदर आ जाना। सर ये जो CA फाउंडेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पे देखो आपको सोगा 1 एंड 2 के यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन मिलेगा। आज आपको ये डिस्कशन को किसी भी हालत में फिनिश करना है। अपना कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चन एंड आंसर्स अपने खत्म हो जाने चाहिए क्या? यस। फिर मैं आपको परसों से, कल अपना क्लास नहीं है, कल छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं है, परसों जो अपना यूनिट 3 का क्लास होगा उसमें हम लोग सर आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको वो चीजें कराऊंगा। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सर यूनिट 3 को 2 पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। यूनिट 3 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 जो मंडे ट्यूसडे को होने वाला है, और फिर यूनिट 4 को एक ही दिन में हम लोग करने वाले थर्सडे को, ठीक है। तो इस तरीके से सर अपना सिलसिला यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। ओके एवरीवन, यस। तो आज आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन एंड आंसर्स को फिनिश ऑफ करना है क्या? यस सर, आज ये क्वेश्चन एंड आंसर्स को पूरा पूरा फिनिश ऑफ कर देना है, ठीक है सर। ट्रेड यूसेज और बाय डिस्क्रिप्शन जैसे सेम है? नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग है दोनों। डिस्क्रिप्शन जैसे 100% कॉटन का टी शर्ट, ये डिस्क्रिप्शन हुआ। ट्रेड यूसेज का मतलब होता है टी शर्ट को मैं बास्केटबॉल के लिए पहन सकता हूं, ये उसका यूसेज हो गया। पर मैं टी शर्ट को जिम के लिए नहीं पहन सकता, ये इसका। जैसे ये टी शर्ट को वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकता, समझ रहे आप बात को? ऐसा, ठीक है। आइए चलिए, हाँ, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट की कोई बात ही नहीं है, इशू आपको वहां पे लिखना ही नहीं है। आपसे प्रोविजन नहीं लिखे जाते बेटा, आप कहाँ सेक्शन वगैरह लिख रहे हो, ठीक है ना? तो मेरा ऐसा कहना है कि आप फोकस करो केवल और केवल प्रोविजन को ध्यान रखने के लिए। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रोविजन मेरे पूरे हो गए एकदम, तो फिर आप एक एक सेक्शन जो आपको इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, आप उसको वहां पे ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चों? चलो यस, व्हाट डिड एवरीवन, और बताइए बाकी। हाँ सर, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस है ना बहुत ज्यादा है, इम्पल्स, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। उतने भी क्वेश्चन कर लिए ना बेटा, इतने नंबर आ जाएंगे अपन सोच नहीं सकते, है ना? यस। जो इस बार का अगर आप इंटरव्यू देखोगे, है ना, जो परी गुप्ता है उसका इंटरव्यू देखना। उस मैंने उससे पूछा भी था ये सवाल कि आपने क्या पढ़े, तो उसने सिर्फ इतना बोला, सर मॉड्यूल, जो मैंने मॉड्यूल दिया था रेगुलर क्लासेस के अंदर वो, और दूसरा क्वेश्चन बैंक, उसके बाहर कुछ भी नहीं। और 80 नंबर लॉ में स्कोर कर दिए बेटा, और क्या चाहिए जीवन में बताइए? 358 टोटल है उनका फिर, है ना? तो एकदम खतरनाक ना भाई, और क्या चाहिए? क्वेश्चन बैंक कहां से ऑर्डर करें? IGSir.in से। बट आईसीआई ने नंबर नहीं दिए। सर मैंने लॉ के एग्जाम में पैराग्राफ में आंसर लिखे थे। नहीं, आईसीआई ने आपको इसलिए नंबर नहीं दिए कि आपने पैराग्राफ में लिखे, इसलिए नंबर नहीं दिए क्योंकि आपने सही प्रोविजन नहीं लिखा बेटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है, पैराग्राफ और पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में अंतर आता है, बट वैसे तो मैं हर बार बोलता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस में कि आपने पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना चाहिए। समझिए आप बात को। जो मेरे राइटिंग प्रैक्टिस के भी सेशन है उसके अंदर मैंने आंसर लिखने का तरीका बताया हो बेटा पूरा, है ना? फिर भी अगर आप पैराग्राफ में लिख के आओगे तो फिर मैं क्या बोलूं यार आपको, आप बताइए मुझे, है ना? इस हर आइडिया नहीं है मुझे। बहुत बढ़िया श्याम, अमेजिंग। हाँ, कुछ केसेस के अंदर रिटर्न करना होगा, कहीं पर डैमेजेस जो इंप्लाइड कंडीशन पे फंसे, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड जो उसमें पड़े वो डैमेजेस, ठीक है। यस, और बताइए।
गॉट इट, यस। चलो, तो बच्चों आज की तारीख है 22। अब लगभग लगभग सर ऐसा ही समझो 1.5 महीना अपने पास बचा हुआ है सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। प्लीज बी वेरी मच फोकस, बहुत अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो, फोकस करके पढ़ो, है ना। जितना ज्यादा फोकस करके पढ़ोगे उतना बेटर होगा। मैं आपको बता दूं, देखो 50% इस अटेम्प्ट में पढ़ के 50% अगले अटेम्प्ट में पढ़ के कोई व्यक्ति पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसी अटेम्प्ट में आप अपना 100% दोगे आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। प्लीज मैं कहूंगा कि प्लीज आप टॉक्सिक पीपल से, नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहिए, जो अननेसेसरी नेगेटिव बातें करते रहते हैं, जो बस ये नहीं हो रहा, वो मुझसे लर्न नहीं हो रहा, ऐसे लोगों से दूर रहिए बिल्कुल भी। ये आपके लर्निंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। मान लो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पर किसी ने बोल दिया यार मुझसे ना वो कैविट एम्प्टर वाला टॉपिक होता ही नहीं है, तो आपके माइंड को ऐसा सिग्नल मिल जाता है कि अरे भाई उससे भी नहीं हो रहा, आपको क्वेश्चनिंग मिल जाती है कि भाई छोड़ने यार, नहीं किया तो चलता करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आलतू फालतू के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, प्लीज इसको लीव कर दीजिए एग्जाम तक। एग्जाम के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना उसको, वो कहीं नहीं जाने वाले। बहुत फुट्टू लोग है बेटा अपने देश में, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, है ना। वो आपको कोई भी चीज है जो आपको आपके गोल से भटकाए, वो सारी चीजों से, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज अवॉइड कर दीजिए। ये 1.5 महीने के लिए, ये 1.5 महीने आपने खुद को संभाल लिया तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। आपकी जो मतलब मैं लिटरली कह रहा हूं, जो खुशी आप देखोगे अपने पेरेंट्स के चेहरे पर, जो खुशी आप अंदर से महसूस करोगे, जो मोटिवेशन आप फील करोगे सीए इंटर के लिए, वो बहुत खतरनाक होगा। और आप सोच के देखिए यार, अपने को 5 साल बहुत रगड़ के मेहनत करना है, एक बार सीए बन गए, उसमें भी 3 साल आर्टिकलशिप है, तो आप ऐसा समझो 2 से 2.5 साल पढ़ाई में बहुत मेहनत करना है, हद से ज्यादा मेहनत करना है। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे पूछते कि सर कितने घंटे पढ़ो, अरे भाई कितने घंटे का, जितना तुझसे हो सकता है तो उतना पढ़ भाई, ऐसा पूछने का नहीं। जितना हो सकता है उतना पढ़ो। अभी तो जितने रिविजन हो सकते हैं उतने रिविजन प्लान करो, जितने ज्यादा रिविजन उतना ज्यादा पास होने के चांसेस। तो ऐसी चीजें पूछने का नहीं, सीधा कर डालने का, ठीक है ना। तो एकदम बढ़िया से पढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़िए। आपको देखिए आपके लिए सारी चीजें लिटरली अवेलेबल है, और वो भी एक जगह पर अवेलेबल है। क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, एमटीपी डिस्कशन चाहिए, लॉ राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, मैराथन फास्ट रिवीजन लेक्चर चाहिए, स्लो रिवीजन लेक्चर, अरे भैया अब और क्या चाहिए, जान ले लूंगे क्या। सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है, बस एक ही चीज है, वो है आपकी मेहनत करने की क्षमता। भैया उसको बढ़ाइए और शिद्दत से पढ़िए। एक बार खुद से पूछो कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूं क्या ये मेरा फुल पोटेंशियल है क्या। और जिस दिन आपको जवाब आपको अगर आ गया कि हाँ भाई तू अपना बेस्ट दे रहा है, तो बेटा फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिर आप पक्का पास हो रहे हो। पर जिस दिन आपको अंतरात्मा जवाब दे कि यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है करने को, तो अपना फुल नहीं कर रहा है, फुल पोटेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, समझ जाना उस दिन आप अपनी 40-20% ही मेहनत कर रहे हो। और आपको इतना मेहनत, देखो आप समझिए, आप में से सुनिए बात को, 1.5 लाख बच्चा फाउंडेशन अगर दे रहा है, तो आपको उसमें से वो 20% जो 30,000 बच्चे क्लियर होंगे, जो भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, है ना, इससे भी कम बच्चे क्लियर होंगे, उसमें आपका नंबर लगना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया कि 100 में से जो 20 बच्चा पास हो रहा है, आपने उसके अंदर रहना चाहिए। मैं कहता हूं मैं इंस्टीट्यूट 10% रिजल्ट क्यों ना दे, आपका नंबर उसके अंदर होना चाहिए। बट ये कब होगा, जब आप ये सोचोगे कि मुझे 200 नंबर नहीं, मुझे 300 नंबर लाना है कम से कम, तब आप सोचोगे। ये अगर छोटा, तो नंबर भी छोटे छोटे ही आएंगे ना बेटा, क्योंकि आपका टारगेट ही इतना सा है। समझ रहे आप बात को। और फिर ऐसे लोग जनरली छड़ जाते हैं, वो रिजल्ट के अंदर नहीं आते। जिनका टारगेट मोटा होता है वो ऑटोमेटिकली उस 20% के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का, और अगर आप में से किसी ने कॉपीज वगैरह बुलाई होंगी तो आप जरा चेक करना, इंस्टीट्यूट ने इस बार तो हर एक व्यक्ति को 5 से 6 नंबर का ग्रेस मार्क दिया है लॉ के अंदर, है ना। तो आप समझिए बात को, ऐसा नहीं है, पर लिख के अपने को आना पड़ेगा। अपन अच्छा लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट पास करेगा, अपन वाहियात लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स थोड़ी देगा उसके लिए। समझ रहे आप बात को। माना कि ग्रामर मैटर नहीं करता, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख के आ गए वहां पे, ऐसा नहीं होता। बेसिक ग्रामर तो होना ही चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन का। समझ रहे आप बात को। मैं कहता हूं आप बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड मत लिखो, मैं ये भी कहता हूं आप बहुत ज्यादा सेक्शन मत लिखो। मत लिखो यार सेक्शन, इंस्टीट्यूट थोड़ी बोल रहा है लिखो। समझिए आप बात को, इंस्टीट्यूट सेक्शन के लिए बोला क्या, कहीं पे नहीं बोला। मार्क्स देता है इंस्टीट्यूट बेटा। आप इंटरव्यू देखेंगे परी गुप्ता का, उसको भी पूरे सेक्शन याद नहीं थे। 6 क्वेश्चन है तो उसने 2 क्वेश्चन में सेक्शन लिखी थी और बाकी 4 में नहीं लिखी, फिर भी नंबर मिले ना बढ़िया। तो अपने को अंदर से समझना बात को, अपने को अंदर से होना चाहिए कि भाई मेरे को पास होना है। जिस दिन वो अंदर से आग लग गई ना भाई मेरे को तो पास होना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया के तेल लगाने मेरे को चाहिए भैया पास, तो भैया फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ऑटोमेटिक आपकी नींद खुलेंगी, ऑटोमेटिक आप मेहनत करोगे। मैं आपको एक बात कहता हूं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना, ये कुछ समय के लिए काम में आते हैं।
काम आता है आपका इंटरनल मोटिवेशन। आप अपने गोल के टुवर्ड्स कितने ज्यादा डिटरमाइंड है, कितने ज्यादा फोकस्ड है, सिर्फ ये चीजें काम में आती है। और एक बात बता दूं, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई याद नहीं रखेगा कि आपको कोई दोस्त याद है या आपको नहीं है करके। ये सब दोस्ती यारी अभी आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हो सकता है डाउन द टाइम 2-3 साल बाद ये दोस्त जिनसे आप अभी बात करते हो उनसे आप बात भी ना करो करके। हो सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, है ना। समझिए, आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे जो इसको टेक ओवर कर लेंगे, फिर और कोई नए बनेंगे जो इसको टेक ओवर कर लेंगे, बाद में कलीग्स आएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। तो एकदम बहुत ज्यादा एकदम किसी भी चीज से लगाव मत रखो। हो सके तो सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहो बेटा, क्योंकि ये 1.5 महीने के लिए, उसके बाद आप करो यार, दिन भर चलाओ इंस्टा, कौन रोक रहा है आपको, कोई कुछ नहीं बोल रहा है बेटा, है ना। तो प्लीज मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अब बात निकली है, थोड़ा सा अपने पास आज समय है तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक बच्ची है, ऑब्वियस सी बात है, मैं नाम डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा। एक बच्ची है बेटा हरियाणा की, ठीक है ना। उसमें उसके घर में क्या है, समझिए, उसकी मम्मी चाहती है कि वो बच्ची पढ़े, पर उसके पापा नहीं चाहते कि वो पढ़े करके। समझ रहे हैं आप बात को। तो उनको मतलब ऐसा नफरत है जैसे कि ये बच्ची नहीं पढ़नी चाहिए, मम्मी को नहीं पढ़ाना करके, ऐसा होता है ना, नहीं पढ़ाना। वो बच्ची छुप छुप के जब पापा काम पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, वो तब उस समय में टाइम निकाल के लेक्चर देखती है, लेक्चर देख के अपनी सेल्फ पढ़ाई करती है, सब कुछ करती है। समझना आप बात को, है ना। और इसके अलावा उसकी मम्मी उसको बहुत सपोर्ट करती है कि नहीं बच्चा, तेरे को पढ़ना है, तेरे को अच्छे से करना है। आप समझिए, उस सिनेरियो में रह के उस बच्चे ने 291 मार्क्स स्कोर किए बेटा सीए फाउंडेशन के अंदर। अभी रिसेंट ही बात है, अभी इंटर के एडमिशन उसको करना था, उसका फोन आया था, तब हमारी बात हुई, तब वो बता रही थी मुझे कि सर मैं, आपको क्या लगता है मैं हॉस्टल वगैरह में शिफ्ट हो जाऊं क्या। आप समझ रहे बात को। मतलब बेटा, आप सोच नहीं सकते, आप और मैं, कि लोग किस सर्कमस्टांसेस में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं, हमारे जो वो स्ट्रगल समझो जो फेस कर रहे हैं ना भाई, वो लोगों के लिए लिटरली एक इनिशियल फेजेस है। ऐसा कई जगह होता है, हमारे आजू बाजू हो सकता है कि हमें ना दिखे, बट आज भी ऐसी चीजें होती है यार, जहां पे जब मैं सुना ना यार, मुझे 2 मिनट के लिए एकदम एकदम आंखों में ऐसा ये हो गया कि भाई मैं क्या सुन रहा हूं करके। आज आज 2025 में कैसे हो सकता है ये चीज। आप समझ रहे बात को। बट मैं लिटरली कह रहा हूं यार कि एकदम मैं ट्रू चीज बता रहा हूं आपको। मतलब इतने स्ट्रगल्स है भाई, इतने स्ट्रगल्स है ना कि आप सोच नहीं सकते। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमको अच्छा, हमको घर वाले प्रमोट कर रहे हैं कि भाई तू पढ़ाई कर, तू किसी बात का टेंशन मत ले, तू बढ़िया, हम तेरे को खाना ला के देंगे बढ़िया, तू खाना का बस तू पढ़ाई कर। वो सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं आपसे बेटा, वो है आपका रिजल्ट। और अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो सॉरी बट यू हैव फेल्ड एज अ चाइल्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, दिस कैन बी वेरी हार्श बट यू हैव लिटरली फेल्ड एज अ चाइल्ड। वो सिर्फ आपसे एक उम्मीद रखे कि आप उनको सिर्फ रिजल्ट दो, और कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। वो भी क्यों, वो भी आपके लिए, कि आपकी जिंदगी आने वाली सवर जाए बेटा। उन्होंने अब तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी काट ली है, समझना आप बात को। चाहे मेरे पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी काट ली है ना। आपको 18 साल 16 साल पाला पोसा, क्यों? इसलिए थोड़ी कि आप ऐसे फालतू रिजल्ट्स दो करके। समझ रहे बात को। यू हैव टू बी इंटरनली मोटिवेटेड, भाई मेरे को कुछ करना है, मेरे को आग लगाना है, मेरा नाम बनाना है करके, ये आपको अंदर से लगना चाहिए। और ये कोर्स के लिए किसी ने आपको फोर्स किया क्या बेटा? नहीं किया ना। देखो, फोर्स किया होता तो कोई व्यक्ति फोर्स से नहीं बन सकता। एक बात ध्यान रखना, आपको अंदर से मस्ती थी तब आपने कोर्स को सिलेक्ट किया, तो अब आप 100% दो ना। फिर आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे उसके लिए? जब आपको चाहिए कि मेरे को पास होना है, तो भैया फिर उसके लिए मेहनत करो ना वैसी। फिर वो 20% में आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने को, नहीं तो कैसे चलेगा? आप सोचो ना। नहीं हो सकता भाई पास, मैं लिटरली कह रहा हूं, नहीं हो सकता। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत पढ़ो, इतना पढ़ो, हर छोटी चीज पढ़ो। ये नहीं पूछने का कि सर इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ क्या? अरे क्यों इंपॉर्टेंट, पूरा पढ़ के जाओ ना भाई। जब पूरा पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, पेपर लिखने का मजा अलग होता है। समझ रहे आप बात को। तो अच्छे से पढ़िए, डेडिकेटेड तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे से करिए। एक बार हमारी स्पेशल 26 सीरीज खत्म हो जाए, फिर मैं ऐसा करूंगा कि टॉप कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, ताकि जो बच्चे स्पेशल सीरीज कर ये 26 कर लिए, फिर उनके लिए डेडिकेटेड एक क्वेश्चन एंड आंसर्स के मैराथन जैसे लेके आ जाऊंगा, जिसमें एक ही दिन में हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को, सारी चीजों को फटाफट देख लेंगे। ताकि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स करने बोला हूं वो आपको डेफिनेटली करना है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बेटा, एक शेयर बस। आप इतनी चीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने कोई भी सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स को जरूर से हमारे स्पेशल 26 6.0 के सीरीज के बारे में बताइएगा। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, डू कमेंट, मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कैसा लगा आपको रिवीजन, जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।